हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत वंस अगेन वेलकमिंग यू। और आप सभी हमें देख रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पर, तब भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका स्वागत है। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तब भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका स्वागत है इस वीडियो में। फ़िलहाल अगर ये वीडियो आप बाद में परचेज़ करके अलग से ऑफलाइन देख रहे हैं तब भी आपका शुक्रिया इसे अलग से परचेज़ करने के लिए। आपका आज इस वीडियो में फिर से स्वागत है। और तहे दिल से हम आपसे ये बता दें कि आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर होगा 10th चैप्टर, और वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा। एज ऑलवेज आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो चैप्टर, उसका नाम है, आप यहाँ देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहले सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इनके नाम के अकॉर्डिंग, लेकिन नाम के अकॉर्डिंग जब हम चीज़ों को शुरू करते हैं तो हम लोग शुरू से ही ये आदत अपने आप में, अपने जहन में हम लोग डेवलप कर चुके हैं कि सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलते हैं। तो ये चीज़ जो तीन चीज़ें हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके पूरी तरीके से ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आप लाइट के बारे में जानते हैं, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये आप सबको पता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी पता होगा कि लाइट ही हमें किसी वस्तु को देखने का ज्ञान प्रदान करती है, यानी कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है और जो हमें ज्ञान प्रदान करती है किसी भी वस्तु को देखने का। इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ लाइट, या प्रकाश की एक घटना है। इसमें क्या होता है कि व्हेन अ लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। बहुत ही सिंपल, यानी कि किसी व्हेन द लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन हाईली पॉलिश्ड सरफेस, किसी चिकने तल पर यदि कोई प्रकाश किरण पुंज आकर टकराता है तो जिस दिशा से वो आया है उसी के विपरीत दिशा में, परंतु उसी माध्यम में अधिकतर किरण पुंज की किरणें वापस चली जाती हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ आप फिगर देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ कोई लाइट बीम आई और यहाँ से इस तरीके से चली गई। समझ में आ रही बातें? अब ज़रा समझने वाली बात यह है कि जो किरण हमारी आती है उसे हम कौन सी किरण कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण? तो आपतित किरण, आकर गिरने वाली किरण। ठीक है, उसको हम कहते हैं आपतित किरण, यानी कि इंग्लिश में इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई है उसी माध्यम में विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा क्या कह सकते हैं कि दिशा परिवर्तित करने के बाद, यहाँ विपरीत दिशा नहीं कह सकते, लेकिन विपरीत का सेंस यहाँ पर जो है वो है परिवर्तित दिशा, है ना। आगे बात करते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आप समझ रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट होकर गई है, ठीक है, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो ये लाइट का जो है फिनोमेना हुआ, एक बेसिक फिनोमेना, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट रे यहाँ आई, यहाँ से टकराई और ऐसे वापस चली गई। अब यहाँ समझते हैं कि ये जो हमारी लाइट रे है इसे हम आई यानी इंसिडेंट रे, आपतित किरण को हम आई से, और रिफ्लेक्टेड या परावर्तित किरण को हम आर से दिखाते हैं। अब यहाँ ये बात हमारी समझ में आनी चाहिए कि इनसे किसी काल्पनिक रेखा जो कि उसी बिंदु पर माध्यम या तल के सापेक्ष 90 अंश का कोण बना रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, उस काल्पनिक रेखा जिसको मतलब हम नॉर्मल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या करती है? तो ये इंसिडेंट पॉइंट पर, जो हमारा इंसिडेंट पॉइंट है, जो घटना ये घटी, लाइट किरण जिस बिंदु पर आकर टकराई और जिस बिंदु से वापस गई, वो बिंदु एक ही होते हैं। तो उस बिंदु से ये ठीक और ठीक एक काल्पनिक रेखा सीधी सीधी खींची जाती है, लेकिन किसके सापेक्ष? तो तल के सापेक्ष 90 अंश के कोण पर। ठीक है, अगर हम इसको देखें ऐसे बनाए ना तो ये 90 डिग्री का एंगल हमारा बनेगा। ठीक है, अब ज़रा यहाँ एक बात देखते हैं। तो ये यहाँ आप देख रहे हैं आई, लाइन आई से नॉर्मल के सापेक्ष एक एंगल बना, और वो एंगल कौन सा है? एंगल आई। ठीक, अब नॉर्मल और
आर के सापेक्ष एक दूसरा एंगल बनेगा और वो एंगल क्या होगा, तो वो होगा एंगल आर। ठीक, समझ में आ रही बात। अब ज़रा देखते हैं कि हमारा जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो चीज़ें हमारी सामने निकल के आती हैं, जो दो कंक्लूज़न या जो दो लॉ हैं, नियम है, वो क्या है। तो उसमें पहला नियम यही है कि भाई साहब ये वाला जो एंगल होगा ये, ठीक, ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होगा। एंगल आई विल इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आई विल इक्वल्स टू एंगल आर। समझ में आ रही बातें, ठीक, एंगल आई विल इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ ही हम थोड़ी सी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ आपने पहले पॉइंट में ये देखा कि एंगल आई विल इक्वल्स टू एंगल आर। अब यहाँ दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि ये सारी चीज़ें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और यह पॉइंट, ये सारे के सारे किसी एक ही तल में होंगे। समझ में आ रही बात। आगे की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। अब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को इसमें सबसे पहले ये समझना है कि इमेज फॉर्मेशन तो समझ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये बात करनी चाहिए कि जो हमारे मिरर्स होते हैं, ठीक है, ये मिरर कैसे क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर क्या होता है ना, ये बातें करते हैं। तो आइए ज़रा हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। तो सबसे पहले जानते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। गोलीय दर्पण हिंदी में कहते हैं इनको। तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं, तो याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड स्फेरिकली आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। यानी कि बहुत ही ईजी है, अगर कोई मिरर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मुड़ा है, अब ये देखो दोनों तो अंदर की तरफ लग रहे हैं या दोनों बाहर की तरफ लग रहे हैं, तो याद रखिएगा इस पर अंदर और बाहर हम केवल लगी हुई पॉलिश से पता करते हैं। ठीक, अगर पॉलिश अंदर की तरफ है, यहाँ है इस साइड में, ठीक, तो हम कहेंगे कि ये बाहर की तरफ मुड़ा है। अगर पॉलिश बाहर की तरफ है तो हम कहेंगे कि ये किस तरफ मुड़ा है। देखिए पॉलिश अगर इस साइड में है, यहाँ कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है, अगर हमारी पॉलिश कुछ इस तरीके से है बाहर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ मुड़ा है। लेकिन अगर हमारी पॉलिश अंदर की तरफ है, ठीक, तो हम कहेंगे, अब ज़रा देखो यहाँ पर आप देख लो, ये दो जो हैं, ठीक, इन दोनों मिरर में आपको ये एक मिरर यहाँ दिख रहा है, ये भी एक गोलीय दर्पण है, एक मिरर आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये भी एक गोलीय दर्पण है। ठीक, तो याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे तो आप ये कह दें कि अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मुड़े हुए दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, सामान्यतः यह दो प्रकार के होते हैं, एक को हम कॉन्वेक्स और दूसरे को कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक, अब यहाँ जो आपको पहला साइड है जिसमें हम बाहर की तरफ हमारा जो पेंट लगा हुआ है वो बाहर की तरफ है। ठीक, अब ये पेंट अगर बाहर की तरफ है तो जाहिर सी बात है जब पेंट बाहर लग गया तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, तो इनसाइड बनेगी। जहाँ पर ये आपको तीर दिख रहा है, ये इधर की ही तरफ तो इमेज बनेगी। अब ये इनवर्ड हो गया, यानी ये मुड़ा है किस तरफ, इनवर्ड। अब ये इनवर्ड मुड़े हुए को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बर्दाश्त करें, अभी आपको एक बार फिर से बताते हैं, गारंटी है समझ में आ जाएगा। अब बाहर की तरफ देखो, जब हम कहते हैं बाहर की तरफ, यहाँ पर पॉलिश है नहीं है ना, तो पॉलिश नहीं है अगर बाहर की तरफ, तो हम कह देंगे कि इमेज किधर बनेगी, बाहर की तरफ। भाई यहीं पर तो इमेज हमारी बनेगी। ठीक, हमारी इमेज यहीं बनेगी। ठीक, अब यहाँ जब इमेज बनेगी तो इमेज अगर बाहर बन रही है, बाहर की तरफ बन रही है, बाहर की तरफ मुड़े हुए मिरर पर बन रही है, आउटर सरफेस पर इमेज हमारी बन रही है, तो हम कह देंगे कि वो कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, आप सबके घर में चम्मच होगा, चम्मच का वो हिस्सा जिसमें हम लोग फूड गेन करके खाते हैं। ठीक,
अगर हम उसको अपने आंखों के सामने रखें तो वो हिस्सा जिसमें हम फूड उसका इकट्ठा करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, कौन सा मिरर के तरीके वो दिखता है, तो वो कॉनकेव की तरह दिखेगा। और अगर हम उसको वहीं पलट लें तो वो कॉन्वेक्स की तरह दिखेगा और दोनों में इमेज बनेगी। याद रखिएगा, समझ में आ रही बात। थोड़ी सी चीज़ें और इजी करते हैं इसको, और बहुत ही इजी करते हैं। मतलब कोई अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉनकेव मिरर एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो इस बात को और भी इजी कर देते हैं। अ मिरर विच हैज़ केव लाइक स्ट्रक्चर, एक ऐसा दर्पण जिसमें केव लाइक स्ट्रक्चर, एक आंतरिक मुड़ी हुई संरचना पाई जाती है। केव का मतलब होता है गुफा, और गुफा में रहता है शेर। तो भाई साहब आपने ज़िंदगी में कभी गुफा देखी हो, शेर की मान देखी हो, तो आपको पता होगा कि अगर ये ज़मीन है और यहाँ ऐसे गुफा है तो यहाँ शेर अंदर ही तो बैठता है, अंदर जाकर ही बैठता है, अपना शिकार अंदर ही वो जो है बिल्कुल फिनिश करता है, सोता भी अंदर ही है ना। तो ये देखो ऊपर का जो केव लाइक स्ट्रक्चर है ये भी क्या बनाता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और जिसमें वैक्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है उसमें क्या बनता है, जिसमें एक उभार की संरचना पाई जाती है, ऐसा गोलीय दर्पण, अ स्फेरिकल मिरर विच हैज वैक्स लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें उभार की संरचना प्राप्त हो या पाई जाती है उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। उत्तल या अवतल दर्पण दोनों हो गया। अब हम बात करते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में कुछ और भी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, तो आइए ज़रा डिस्कस करते हैं जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी। हालांकि आपको डेफिनेशन भी बताई जाएगी, फिलहाल उससे पहले हम देख लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर हम कॉनकेव मिरर की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में पॉलिश हमेशा बाहर की साइड होती है। किस साइड होती है, बाहर की ओर। वेरी गुड। अगर हम बाहर की ओर पॉलिश करेंगे तो हमारी जो इमेज बनेगी वो अंदर की ओर बनेगी, और इमेज अगर अंदर की ओर बन रही है तो साइड में जहां इमेज बनेगी ये सारी स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हम कैपिटल आर से दिखाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम कैपिटल सी से लिखते हैं, फोकल पॉइंट जिसे हम कैपिटल एफ से लिखते हैं, फोकल लेंथ जिसे हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, और पोल जिसे हम कैपिटल पी से लिखते हैं, और इन सब का जो मतलब इन सबसे बड़ा चीज़ है वो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये सारी चीज़ें उधर ही होंगी जिधर इमेज बनेगी, और कॉनकेव में इमेज हमेशा अंदर की तरफ बनती है, ठीक है। इमेज हमेशा अंदर की तरफ बनेगी, पॉलिश चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, ठीक है। इमेज हमेशा ही अंदर की तरफ बनेगी, पॉलिश ये डिसाइड करेगी कि मिरर कैसा है, और इमेज हमेशा अंदर की तरफ ही बनेगी। अब बात करते हैं जहाँ इमेज बनेगी वहीं ये सारी चीज़ें भी होंगी, ठीक है। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा, तो कॉन्वेक्स, ठीक। तो कॉन्वेक्स मिरर है ये, ठीक है। ये वाला जो मिरर है ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो इसमें किधर है और इसमें किधर है चीज़ें ये आप देख रहे हैं। आगे बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हम बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा, अच्छा एक मिनट आपको डेफिनेशन दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोल, ठीक है, कि पोल क्या होता है। यहाँ हालांकि दूसरे नंबर पर लिखा है जो कि एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से ऐसे ही एज इट इज़ सेव हो गया, और उसके बाद इसको नेट पर भी अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जो है क्लास 10th ऑफलाइन नोट्स में इसको जा कर के अवेलेबल कर सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं हमारी, है ना। अब देखिए कि यहाँ कहा जा रहा है द ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, ठीक, डिनोटेड बाय कैपिटल पी, ठीक। इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि जो हमारा ये यहाँ देख रहे ना, ये आप पी देख रहे हैं लिखा हुआ है, ठीक है, मेरे नाम का पी लिखा हुआ है। अब इस पी में क्या मतलब है, ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ये कैसे है इस जो है मिरर पर, तो इसकी अगर हम बात करें तो बहुत ही बेसिक है। देखो यहाँ से हम कह सकते हैं ये आधी दूरी ऊपर है, और यहाँ से आधी दूरी हमारी लगभग में नीचे की ओर है, ठीक। तो ऐसा पॉइंट जहाँ से आधी दूरी ऊपर और आधी दूरी नीचे हो वो तो सेंट्रल पॉइंट ही होगा, ठीक। और यही ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट होता है, या ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट या ज्यामितीय मध्य बिंदु कहते हैं इसको हिंदी में, शायद ज्यामितीय मध्य बिंदु, ठीक। अब ये जो ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट है
मिरर के केस में इसको हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। हिंदी में इसको हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। आप किताबों में लिखा हुआ देखिएगा कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम ध्रुव कहते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ये दोनों मिरर में होता है, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। ठीक है, आप देखिएगा। अब ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स से थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी ऐसी रेखा जो किसको? पोल को, जो किसको? पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो है मिला दे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? वो हमारी कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। अंडरस्टैंड? आगे की बात करते हैं। पोल की अगर हम बात करें, पोल की बात तो हो ही चुकी है। अपर्चर की अगर हम बात करें तो अपर्चर क्या होता है? ये बहुत ही बेसिक है और मैं आपको बता दूं क्लास 10th में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ नहीं है, बहुत लिटिल बिट यूज़ है और ये उतना इम्पोर्टेंस भी शायद अपने आप में नहीं रखता है। लेकिन अदर एग्जाम्स में जो चेंज होता हुआ पैटर्न है या लेवल जो चेंज हो रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, उसके चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये थोड़ा सा अहम हो जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज़ है और हम छोटी चीज़ों को कभी कभी भूल जाते हैं समझना। ठीक, तो अपर्चर क्या होता है आइए ज़रा डिस्कस करते हैं। द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, बहुत ईजी है। आपने देखा कि ये हमारा चम्मच है। ठीक है, आप देखिए, ये देखो बहुत ही अच्छी ड्राइंग तो है नहीं हमारी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं ज़रूर सी। ठीक है, मान लिया ये हमारा, ठीक, ये हमारा स्पून है। ठीक, अब इस स्पून में हम देखते हैं कि ये जो हमारी ये चीज़ है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक के बीच, पूरी अंदर से लेकर के इधर की, यही अपर्चर कहलाती है। समझ में आ रही बात? तो हमने जैसे आपको यहाँ पर चम्मच में दिखाया ना, तो ऐसा ही मिरर में भी होता है। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। ये अपर्चर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझने के लिए देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों समझने के लिए हम यहाँ पर वापस आते हैं और यहाँ पर चीज़ों को मैं एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, ये पोल है और ये सी है। ठीक है, अब सी क्या है? तो सी और आर दोनों में रिलेशन भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारा मिरर है, ये जो मिरर है, ये मिरर किसी एक सर्कल का पार्ट रहा होगा या किसी एक स्फेयर का पार्ट रहा होगा, है ना? स्फेयर का पार्ट रहा होगा ये। तो स्फेयर की जो रेडियस होती है, ठीक है, ये स्फेयर की रेडियस, ये मैंने बहुत छोटा बनाया है। स्फेयर बहुत बड़ा होगा, ठीक है, इसीलिए अब स्फेयर की जो रेडियस रही वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और वो किसकी रिस्पेक्ट में होगा? क्योंकि हमारे पास केवल एक टुकड़ा है और उस टुकड़े को हमने नाम दे दिया, हमारे पास क्या है? मिरर है। ठीक है, हमने ये नाम दिया मिरर। ठीक, अच्छा, पॉलिश वॉलिश की बात बाद में करेंगे। ये दोनों के रिस्पेक्ट में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। ठीक है, तो जो रेडियस होती है किसकी रिस्पेक्ट में? पूरे स्फेयर में, है ना? क्योंकि ये जो हमारा मिरर है, वो मिरर हमारा स्फेयर से बना हुआ है ना, स्फेयर का एक पार्ट था। ठीक, अब ज़रा आगे देखते हैं कि अब ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें डिसाइड करके बताता है कि वेयर इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर। भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ स्फेयर थी, और वही रेडियस ऑफ स्फेयर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखाएगी, क्योंकि वही तो बताई जहाँ पर रेडियस ख़त्म होगी। भाई, हमारे सरकमफ्रेंस जो कि यहाँ है, परिधि से जहाँ जा कर के हमारी त्रिज्या समाप्त होती है, उस बिंदु को हम केंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक, तो वही हमारा क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इस केस में। समझ में आ रही बात? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों की बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ छोटी सी बात करते हैं फोकल पॉइंट या फोकस पॉइंट की। तो फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोकल लेंथ की भी बात हमको एक साथ में करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देखिए, ये जो दूरी देख रहे हैं, ठीक, ये फोकस पॉइंट जहाँ कैपिटल F लिखा हुआ है, ये फोकस
पॉइंट है, ठीक है। अब ये फोकस पॉइंट क्या होता है? फोकस पॉइंट इज जस्ट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। फोकस पॉइंट इज जस्ट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी हम कह सकते हैं एफ इक्वल्स टू आर अपॉन 2, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधा हिस्सा है वो फोकस पॉइंट कहलाएगा, और जो आधी दूरी है, भाई आधी दूरी पर स्थित बिंदु फोकस पॉइंट हो गया, लेकिन वो आधी दूरी क्या कहलाएगी? तो स्फीयर से लेकर के उस बिंदु तक के बीच की दूरी हमारी फोकल लेंथ कहलाती है, जिसको हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, यहाँ देख रहे हैं आप, ठीक है, स्मॉल एफ से लिखा हुआ है, ठीक। ये दोनों मिरर में होता है, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। समझ में आ रही है बात? कॉनकेव में केव लाइक स्ट्रक्चर होती है और बाहर की तरफ पॉलिश होती है, और वेक्स में अंदर की तरफ पॉलिश होती है, ठीक है। और इमेज किधर बनती है? तो इमेज दोनों में हमेशा जो है लगभग एक एक केस अगर छोड़ दिया जाए तो दोनों में इमेज लगभग जो है हमारी अंदर की तरफ ही बनती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो हमें एक चीज़ मिलती है, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल पॉइंट और रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ इक्वल्स टू आर अपॉन 2 या आर इक्वल्स टू 2f। समझ रहे हैं ना आप? अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। देखिए ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया ना, तो समझ लीजिए कि आपको मिरर या इमेज फॉर्मेशन में या इमेज डिसाइड करने में कि इमेज कैसा होगा, है ना, या मतलब किसी भी चीज़ का इमेज कैसा है, तो आभासी है, वास्तविक है, कैसा है, ये चीज़ें आप बता देंगे, बहुत चुटकियों में बताएंगे आप, ठीक। आइए ज़रा डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ इसमें होता है, पहला फिनोमेना होता है वॉइस वर्सा का। अब वॉइस वर्सा, वॉइस नहीं वाइस है, एक बार फिर से सुन लीजिए, वॉइस वर्सा, हिंदी में भी इसको वाइस वर्सा ही कहते हैं, ठीक है। बाकी अगर कुछ कहते हो तो आप मुझे नाम बता दीजिए, मुझे पता नहीं है कि इसको क्या कहते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसको वाइस वर्सा ही कहते हैं। मैंने अभी तक इसको हिंदी में कहीं लिखा हुआ देखा नहीं है अलग से, तो वाइस वर्सा को वाइस वर्सा ही लिखा हुआ देखा है जहाँ भी देखा है। डिस्कस करते हैं कि ये पहला पॉइंट या जो पहला फिनोमेना है इमेज फॉर्मेशन में, वो वाइस वर्सा क्या है, कि आखिर किस चिड़िया का नाम है। तो भाई साहब हम आपको बता दें कि अगर कोई भी मिरर आपके पास है और उस मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के सापेक्ष बिल्कुल एक सीधी लाइन आए, तो सीधी लाइन आने के बाद रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराने से वो किस बिंदु से होकर के गुजरेगी? तो फोकस से होकर गुजर जाएगी। कहाँ से गुजर जाएगी? तो फोकस से होकर गुजर जाएगी। समझ में आ रही बात? और यही घटना, कौन सी घटना? एक ऐसी घटना जिसमें प्रकाश की किरण का परावर्तन किसी गोलीय दर्पण के फोकस से हो, ठीक है, फोकल पॉइंट से हो, उसे हम क्या कहते हैं? वाइस वर्सा कहते हैं, ठीक। ये किरण किसी भी तरीके से आ सकती है भाई साहब, देख सकते हैं आप, यहाँ 3-4 इमेज आपको दिखाई जाएगी। अब वो चारों इमेज कैसी होंगी ध्यान से देखिए। पहला इमेज आपने ये देख लिया कि ऊपर से लाइन आई, बिल्कुल पैरेलल थी, बिल्कुल समांतर थी, और टकराने के बाद वो फोकस से होकर के गुजर गई। यहाँ ये दूसरा इमेज आप देख रहे हैं और दोनों में कॉनकेव मिरर है। ये खास बात है कि यहाँ पर फिलहाल हमने अभी दोनों में कॉनकेव, कॉन्वेक्स भी आपको दिखाएंगे, अभी आप टेंशन मत लीजिएगा, कॉन्वेक्स भी दिखाएंगे। तो कॉनकेव देख लीजिए, ऊपर से गई तब भी फोकस से, नीचे से गई तब भी फोकस से, यानी किसी भी तरफ से हमारी जो बिल्कुल पैरेलल लाइन है वो होकर के गुजरती है, तो हमेशा पैरेलल लाइन है तो कहाँ से गुजरेगी? रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से या फोकल पॉइंट से। समझ में आ रही बात? आगे की बात करते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये चीज़ें दो तरीके से डिस्कस की जा सकती हैं। जैसे आपने पहला इमेज यहाँ पर देखना शुरू कर दिया है, ये हमारा कुछ इमेज है। फोकस कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, और कॉन्वेक्स मिरर भी है। पोल की तरफ से कहीं से कोई लाइन या कोई प्रकाश की किरण आई, बिल्कुल पैरेलल आई, समांतर आई। किसके समांतर? तो मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष क्या? तो प्रिंसिपल एक्सिस को हिंदी में मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। तो मुख्य अक्ष के समांतर आई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराई, टकराने के बाद वो वापस किसी डायरेक्शन में चली गई, लेकिन हमें वो यह महसूस कराएगी कि वो कहाँ से होकर के गुजर रही है, तो वो फोकस से होकर के गुजर रही है, ऐसा वो महसूस कराएगी। समझ में आ रही बात है?
ऐसा। ठीक। अब कुछ और बात, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब कहाँ होते हैं? तो ये सब पॉलिश्ड एरिया में होते हैं कॉन्वेक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो भी चीज़ें होंगी, ज़्यादातर चीज़ें हमें फील होगा कि ऐसी हो रही हैं। ठीक है, बाकी रियलिटी उनमें कम होगी। ठीक है, बिल्कुल 90% हमें केवल फील ही होगा, आभासी ही महसूस होंगी चीज़ें। ठीक। अब यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, या नेक्स्ट, जैसे यहाँ ऊपर से आई थी वैसे ही अगर हम नीचे से यहाँ से लाएं, टकराएं, बिल्कुल देखिए सीधा तो आ नहीं पाया, लेकिन हम एक कोशिश करते हैं कि बिल्कुल सीधी लाइन आए, और देखो सीधी नहीं आई, ये भी सीधी नहीं है। एक मिनट, लगभग ठीक ठाक बन गया है। अब ये आएगी, यहाँ से टकराएगी और इधर वापस चली जाएगी, लेकिन हमें महसूस क्या कराएगी? तो हमें महसूस कराएगी कि ये जो है कहाँ से होकर के गुजर रही है, हमारे फोकस से होकर के गुजर रही है। समझ में आ रही बात है? तो ये कुछ इस तरीके से चीज़ें फॉलो होती हैं, और यही दुर्घटना, यही घटना क्या कहलाती है? वाइस वर्सा कहलाती है फिजिक्स में, भौतिकी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके दूसरे फिनोमेना को डिस्कस करते हैं। दूसरा फिनोमेना है कि अगर कोई लाइट किरण सी से होकर के गुजर जाए, भाई साहब, किससे होकर के? तो सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर गुजरेगी तो मेरे भाई याद रखना, जिंदगी में सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा नॉर्मल पॉइंट का काम करता है, और नॉर्मल पॉइंट हमेशा सीधा होता है, और नॉर्मल पॉइंट हमेशा अगर, या नॉर्मल पॉइंट है तो जिस रास्ते प्रकाश जाता है उसी रास्ते वापस चला आता है नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जितनी भी किरणें सी से होकर के गुजरेंगी वो सारी की सारी टकराने के बाद उसी रास्ते वापस चली आएंगी जिस रास्ते वो गई थी, टकराई थी। समझ में आ रही बात? ये तो कॉनकेव में आ गया, बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक, लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होता है? तो कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें तो वो देखो भाई साहब, कॉन्वेक्स में चीज़ें यहाँ है, ये यहाँ से आई और टकराई, टकराने के बाद ये वापस यहीं से चली गई। क्यों? क्योंकि महसूस किया हमने कि ये कहाँ पर टकरा गई, ये टकराई सी पर। कहाँ पर? सी पर। समझ में आ रही बात? और सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो याद रखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी लाइन आएगी, टकराएगी, तो कहाँ से होकर जाएगी? जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली गई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है हमारा कि अगर कोई लाइट बीम या लाइट रे पोल से जाकर टकराएगी तो जितने एंगल से वो पोल से टकराएगी उतने ही एंगल से वो पोल से रिफ्लेक्ट करेगी। समझ में आ रही बात? यानी जितनी, यहाँ देखिए, जितना ऊपर होगा, कुछ इस तरीके से, जितना एंगल यहाँ ऊपर होगा उतने ही एंगल से वो नीचे रिफ्लेक्ट करेगी। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन का या परावर्तन का, हिंदी थोड़ा कन्फ्यूजन वाली है मुझे, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर बात करें तो उसमें पहला नियम ही यही है कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होते हैं। समझ में आ रही बात है? अच्छा, ऐसा इसमें भी होता है, यानी कॉनकेव में भी होता है, कॉनकेव में भी होता है, कॉन्वेक्स में भी होता है। ठीक है, दोनों के केस में एंगल आई एंगल आर इक्वल होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब यहाँ छोटी सी बात समझने वाली है कि जो हमने पहला वाइस वर्सा का फिनोमेना डिस्कस किया था, उस वाइस वर्सा के फिनोमेना में एक छोटी सी चीज़ और होती है, और वो क्या है? वो ये कि जब भी हमारी लाइट बीम बिल्कुल सीधा आकर के ऐसे टकराती है और टकराने के बाद फोकस पॉइंट से होकर के गुजरती है, फोकस पॉइंट से होकर के गुजरती है, तो फोकस पॉइंट से होकर के गुजरने में उस लाइट बीम के बीच में एक ऑटोमेटिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ हमारा जो है एक छोटा सा पॉइंट, मतलब नॉर्मल खिंच जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक, और इसमें भी आई और आर इक्वल होता है। नॉर्मल की कंडीशन यहाँ भी होती है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। एक छोटी सी बात यहाँ ध्यान रखिएगा, वो क्या है? वो ये कि अगर हमें कहीं भी प्रतिबिंब बनाना है, इमेज बनानी है, छवि बनानी है, तो उसके लिए कम से कम दो किरणों का आपस में टकराना या टकराते हुए महसूस होना ज़रूरी है। अगर किरणें आपस में नहीं टकराएंगी तो याद रखिएगा कि
दो किरणों के आपस में ना टकराने से किसी भी प्रकार की इमेज नहीं बनती है। ठीक है, इमेज बनाने के लिए किरणों का टकराना ज़रूरी या अनिवार्य होता है। समझ में आ रही बात? आगे बात करते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि कॉनकेव में कैसी चीज़ें डिस्कस की जाती है, कैसी कैसी इमेज बनती हैं। तो कुल 6 तरीके हैं इमेज बनने के। कैसे कैसे हैं, आइए ज़रा पहले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यदि वस्तु अनंत पर हो। यदि वस्तु अनंत पर हो तो चीज़ें कैसी होंगी? देखो, इन्फिनिटी होगा तो बहुत दूर से लाइट बीम चली आ रही है, ऐसे ऐसे, है ना। और याद रखिए पहला वाला फिनोमेना क्या था? पहला वाला फिनोमेना यही था कि अगर कोई भी सीधे पैरेलल आएंगी तो कहाँ से होकर जाएंगी? तो फोकस से होकर के जाएंगी। सिंपल है। तो फोकस से होकर के गई, और फोकस से होकर के गई इसका मतलब वो सारी किरणों ने आपस में एक दूसरे को कहाँ से काटा? तो फोकस से फोकस पर काटा। और जब फोकस पर काटा तो भाई जहाँ कटेगा वहीं बनेगा, जहाँ कटेगा वहीं बनेगा, जहाँ कटेगा वहीं क्या बनेगा? इमेज बनेगा। और क्या बनेगा? है मतलब सुना होगा आपने, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। तो भाई साहब वही हाल यहाँ भी है, जहाँ कटेगा वहीं बनेगा, जहाँ कटेगा वहीं बनेगा। कहीं अलग अलग लाने और ले जाने कोई लफड़ा नहीं होता यहाँ। ठीक है, तो जहाँ इमेज मतलब इमेज वहीं बनेगी जहाँ पर लाइट बीम या लाइट रेज एक दूसरे को काटेंगी। मिनिमम 2 लाइट रेज कंपलसरी होती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी लाइट रेज एक दूसरे को काट सकती हैं। ठीक है, तो फोकस पॉइंट पर अगर कम से कम किसी 2 लाइट बीम ने या लाइट रेज ने एक दूसरे को काटा है तो जाहिर सी बात है कि फोकस पर ही हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, तो फोकस पर बनेगी। और कैसे बनेगी यहाँ पर आप देख लीजिए, बिल्कुल साइज कैसा होगा? तो हाईली डेमिनिश्ड होगा। हाईली डेमिनिश्ड का मतलब बिल्कुल बिल्कुल छोटा, एकदम बिंदु के आकार का। लेकिन नेचर कैसा होगा? तो नेचर हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो नेचर हम डिसाइड करते हैं उनके टकराने और एक दूसरे के काटने से। उनके मतलब प्रकाश की किरणों को। ठीक है, तो यानी प्रकाश की किरणें देखो, अगर सही में एक दूसरे को काटेंगे तो इमेज कैसी होगी? बिल्कुल सही होगी, यानी कि रियल होगी। ठीक है, और इन्वर्टेड होगी। समझ में आ रही बात? आगे की बात करते हैं। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो इमेज उल्टी होगी, जैसी वस्तु होगी उसकी उल्टी इमेज बनेगी। समझ में आ रही बात? कभी कभी चम्मच में ऐसा होता है, तो ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि आपकी जो लाइट बीम है वो बिल्कुल पैरेलल चली आ रही है, और पैरेलल चली आ रही है तो भाई साहब इमेज उल्टी बन जाती है कभी कभी। कोई भी बड़ी बात नहीं है इनमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे अगर हम देखें तो यहीं पर आपको दूसरी चीज़ दिखाई देती है कि भाई यहाँ बियॉन्ड सी। अब बियॉन्ड सी का मतलब क्या होता है? तो बियॉन्ड सी का मतलब यही होता है कि बियॉन्ड सी कहें या फिर हम कहते हैं बिटवीन इन्फिनिटी या अनंत और सी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट है, अब कहीं भी है तो मतलब यहाँ देखो, ध्यान से देखो, इमेज अभी हमारा बिल्कुल इन्फिनिटी पर था, पीछे की तरफ कहाँ था हमें दिख भी नहीं रहा था। ठीक, अब वहाँ से उठ करके यहाँ आ गया, लेकिन सी से और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी है ऑब्जेक्ट। यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हमने माना क्या है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है। ठीक, हमने ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया ए बी। समझ में आ रही बात? अब ए बी में से आपकी लाइट बीम यहाँ से गई, सीधी पैरेलल गई, तो पैरेलल जाने का फिनोमेना होता है कि फोकस होकर गुजरेगी। फोकस होकर के गुजर गया, फोकस होकर के गुजरी, तो क्या हुआ कि दूसरी लाइट बीम ऐसे आई, पोल से टकराएगी, और पोल से एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होते हैं। तो जहाँ वो एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर हमारा जो है प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक इमेज बन जाएगा। समझ में आई? मुझे उम्मीद है आपको बात हमारी समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर कभी वक्त रहा तो ऑफलाइन क्लास आप अरेंज करवाइएगा, हम लोग उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। बहुत बेहतरीन से टॉपिक है, बहुत बेहतरीन से डिस्कस किए जा सकते हैं। अब जो हमारा ए बी इस तरीके से था वो यहाँ उल्टा लटक जाएगा। समझ में आ रही बात? पोजीशन क्या होगी? तो पोजीशन देखिए, सी इधर है और एफ इधर है, तो बिटवीन सी एंड एफ यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगी, और
नेचर कैसा होगा भाई, सही में काटा है, हकीकत में काटा, तो हकीकत में अगर कट गया तो भाई साहब कट तो गया ही है। अगर हकीकत में कटा तो हकीकत ही होगी, यानी रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। समझ में आ रही बात। साइज़ की अगर बात करें तो भाई साहब साइज़ इतना बड़ा था, लेकिन अभी इतना बड़ा है, तो इसके मतलब छोटा है, स्मॉल साइज़ है। ठीक है, स्मॉल किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। अब तीसरे की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिट, ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पूरा का पूरा एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों इक्वल रहती है। समझ में आ रही बातें। तो ये दोनों जो इक्वल हैं वो इसी केस में, यहाँ से बिल्कुल एक स्ट्रेट गई, फोकस होकर के गुजरी, यहाँ से बिल्कुल इसी चली गई। अब यहाँ फोकस होकर के गुजरी है तो ये बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि नीचे से होकर के अगर जाएगी तो वो भी फोकस होकर जाएगी, है ना। तो वैसे ही है कि अगर फोकस से कोई लाइन होकर के गुजरती है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होकर के कट जाती है। तो अब देखो यहाँ जहाँ कटा है वहीं क्या बन जाएगा, हमारा इमेज बन जाएगा, और वहाँ जहाँ इमेज बनेगा वहीं क्या होगा, बस और क्या, इमेज बनेगा कहाँ, ये बात करें तो अगर हम, तो ये बनेगा सी पर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अभी तो फिलहाल अभी के लिए इन सारी चीज़ों को रोकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म होने वाला है ना। और बाकी के जो तीन फिनोमेना इधर हैं, और जो हमारा दूसरा चीज़ है कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्वेक्स तो ये था, कॉनकेव मिरर में दो फिनोमेना ये, और तीन आज के, तो तीन दो पांच फिनोमेना कल हम लोग डिस्कस करके मिरर वाले केस के यूजेस वगैरह को देख लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इन चीज़ों को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।